नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। एसएमएल इसूजू के प्रमोटर का हिस्सा बिकने जा रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें थी। पहली खबर ये थी कि एमएनएम की ओर से प्रमोटर का जो 43% हिस्सा है वो खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट जून 2023 में भी ऐसी खबरें थी कि जेबीएम ऑटो की ओर से इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। 24 मार्च को जब ये खबर आई तो एमएनएम का शेयर 2822 रुपये 15 पैसे तक उछलने के बाद करीब 1% गिरकर, लेकिन जेबीएम ऑटो का शेयर करीब 17.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ और एसएमएल इसूजू के शेयर में भी हमने देखा 3% के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 27 मार्च को खबर थी कि प्रमोटर का हिस्सा खरीदने की दौड़ में अशोक लेलैंड भी शामिल है, ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही थी, क्योंकि उस दिन इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली थी। इस बोर्ड बैठक में ही इस हिस्सा खरीद को लेकर फैसला हो सकता है, जिसमें एसएमएल इसूजू के जो प्रमोटर का 43% स्टेक है उसको खरीदने के ऊपर विचार किया जा सकता है। 27 मार्च को बोर्ड बैठक का फैसला तो नहीं आया, लेकिन अशोक लेलैंड का शेयर 214 रुपये 80 पैसे तक उछलने के बाद करीब 3.25% गिरकर 209 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर है, जो कंपनी बकाया चुकाने की वित्तीय स्थिति में भी नहीं है। इनफैक्ट बकाया रकम पर इस कंपनी ने डीओटी से मंजूरी मांगी है ताकि इस बकाया रकम को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस कंपनी के ऊपर एजीआर और स्पेक्ट्रम को लेकर बकाया है, जिसको लेकर इस कंपनी के सीईओ का कहना है कि कंपनी इसे चुकाने की वित्तीय स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि 2012, 2014, 2015 और 2016 में मिले स्पेक्ट्रम की देनदारी है जो ये कंपनी नहीं चुका पा रही है। 6091 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या 5493 करोड़ रुपए की जो कैश है उसे देने के लिए कंपनी सक्षम नहीं है, ऐसा इस कंपनी के सीईओ ने कहा, जिस वजह से इक्विटी कन्वर्जन को लेकर मंजूरी मांगी गई है। 6091 करोड़ रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो दरअसल 2015 के जो स्पेक्ट्रम का बकाया है उससे जुड़ा हुआ है। अगर ये अर्जी स्वीकार हो जाती है तो सरकार का हिस्सा जो कि मौजूदा 22.6% पर है, ये बढ़कर 49% पर पहुंचता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट खबर ये भी थी कि सितंबर से पहले आवंटित स्पेक्ट्रम के एसयूसी यानी कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पर सरकार इस कंपनी को छूट भी दे सकती है। 24 मार्च को जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 4% गिरकर 7 रुपये 33 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अदानी ग्रुप इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में था। पहली खबर अदानी एनर्जी को लेकर थी, जिसको गुजरात में 2800 करोड़ रुपए का पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़कर 57,561 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 24 मार्च को अदानी एनर्जी के शेयर में करीब 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 28 मार्च को खबर थी कि अदानी ग्रीन ने खावड़ा गुजरात में करीब 397 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस तरह इस कंपनी की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो बढ़कर 13,488 मेगावाट के आसपास पहुंच गई है। 28 मार्च को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है, जिसने न्यूयान शिपयार्ड में हिस्सेदारी खरीदी है। जिस कंपनी ने न्यूयान शिपयार्ड में 74% हिस्सेदारी खरीदी है और ये हिस्सेदारी वेल्सपन कॉर्प से खरीदी गई है, जो कि 383 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है। साथ ही खबर ये भी थी कि एआई को लेकर पार्टनरशिप के लिए इस कंपनी के साथ ओपन एआई और मेटा बातचीत कर रही हैं। हालांकि इसको लेकर कोई और अपडेट तो नहीं देखने को मिला। 24 मार्च को इन दोनों खबरों के चलते आरआईएल के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग 1302 रुपये 65 पैसे पर हुई, जो कि डे हाई के बेहद करीब था। अगली खबर वेल्सपन कॉर्प को लेकर है और दो खबरों के चलते स्टॉक फोकस में रहा। पहली ये कि वेल्सपन कॉर्प की कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से वॉलंटरीली डीलिस्टिंग कराने की योजना है, जिसको बोर्ड ने ऑलरेडी मंजूरी दे भी दी है। और दूसरी खबर न्यूयान शिपयार्ड को लेकर है, जिसमें इन्होंने 74% हिस्सेदारी एक स्ट्रेटेजिक निवेशक को बेची है और ये जो हिस्सेदारी बेची गई है 476.39 करोड़ रुपए में बेची गई है। इस हिस्सा बेचने की जो रकम है उसमें 93.66 करोड़ रुपए की बकाया रकम भी शामिल है, जिस वजह से ये रकम आपको ज़्यादा नजर आएगी। 24 मार्च को वेल्सपन कॉर्प के शेयर में 848 रुपये 25 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% नीचे 827 रुपये के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
अगली खबर सरकारी कंपनी एनएचपीसी को लेकर है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। दरअसल पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 4x200 मेगावाट का है, उसकी यूनिट 2 का इस कंपनी ने ट्रायल रन पूरा कर लिया है और जो बाकी बची हुई 3 यूनिट्स हैं उसका ट्रायल रन कंपनी ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। 25 मार्च को एनएचपीसी के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली 81 रुपये 21 पैसे पर। इसके अलावा 27 तारीख को खबर थी कि पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो यूनिट 3 है उसका भी ट्रायल रन इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। अब बची बाकी 2 यूनिट्स, जिसका ट्रायल रन 31 मार्च 2025 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 27 मार्च को एनएचपीसी के शेयर में डे हाई के करीब 1% की बढ़त के साथ 81 रुपये 82 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर इजी ट्रिप प्लानर्स को लेकर है, जिस कंपनी ने चार्टर एविएशन सेगमेंट में एंट्री करी है। दरअसल इस कंपनी ने बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड यानी बीसीपीएल का 49% हिस्सा खरीदने के लिए इस कंपनी के बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस तरह से इसकी चार्टर एविएशन सेगमेंट में एंट्री हो गई है और साथ ही साथ बोर्ड ने कुछ और भी फैसले लिए हैं, जिसमें जो ग्लोबल सब्सिडरी कंपनीज हैं उसमें निवेश की भी मंजूरी दी गई है। पहले तो इजी ट्रिप प्लानर्स डू ब्राज़ील में 1000 ब्राज़ीलियन रियाल का निवेश किया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब की सब्सिडरी में 50,000 रियाल्स निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा इज माई ट्रिप यूएसए में $10,000 के निवेश को भी बोर्ड की ओर से मंजूरी दे दी गई। 25 मार्च को जब ये खबरें आई तो इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 12 रुपये 95 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर है, जो कि दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है। जी हां, जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील कंपनी के तौर पर उभर के सामने आई है। मार्केट कैप के लिहाज से इस कंपनी ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल इस कंपनी की मार्केट कैप $30 अरब के भी पार पहुंचती हुई दिखी है और इस शेयर ने उस दिन 1074 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। हालांकि 25 मार्च को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में करीब 1/4% की गिरावट के साथ 1059 रुपये 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर सरकारी कंपनी इरेडा को लेकर है और ये कंपनी इनफैक्ट 2 या 3 खबरों के चलते इस हफ्ते फोकस में रही। पहली खबर ये थी कि FY26 यानी कि वित्त वर्ष 2026 के लिए इस कंपनी के बोर्ड ने 30,800 करोड़ रुपए के बोरोइंग प्लान को मंजूरी दे दी है। साथ ही खबर ये भी थी कि बोर्ड ने टीयर 2 बॉन्ड्स के जरिए करीब 0.8% की ब्याज दर पर 910 करोड़ रुपए की रकम जुटाने को भी मंजूरी दी है। 26 मार्च को जब ये दोनों खबरों के अप्रूवल की बातचीत आई तो शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 162 रुपये 70 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। हालांकि 24 मार्च को शेयर 10% से ज़्यादा चल गया था। 28 मार्च को खबर थी कि कंपनी को 26 अरब येन की फंडिंग मिलती हुई दिखी है। ईसीबी रूट के जरिए ये फंडिंग मिली है और ये फंडिंग कंपनी को एसबीआई टोक्यो से मिलती हुई नजर आई है। 28 मार्च को इरेडा के शेयर में करीब 3% का उछाल देखने को मिला। हालांकि जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट सपाट यानी कि फ्लैट देखने को मिली थी। अगली खबर भी एक सरकारी कंपनी को लेकर है और वो है ओएनजीसी, जिसका ग्रीन एनर्जी कारोबार पर फोकस बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी ओएनजीसी ग्रीन में 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करने को मंजूरी दी है और इस रकम का इस्तेमाल 100% हिस्सा खरीदने पर किया जाएगा। ये कंपनी अयाना रिन्यूएबल एनर्जी पावर का हिस्सा खरीदने जा रही है, जिसके ऊपर इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। 26 मार्च को जब यह खबर आई तो ओएनजीसी के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 239 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी कि जल को खरीदने की दौड़ में 26 बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। इन नामों में अदानी, जेएसडब्ल्यू, वेदांता समेत 26 कुल ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। अदानी ग्रुप, जेएसपीएल, वेदांता ग्रुप, ओबरॉय रियल्टी ने भी इस कंपनी को लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई जमा किए हैं और इन कंपनियों में डालमिया भारत, ओकट्री कैपिटल, वेल्सपन के भी नाम शामिल है। 26 नामों में कुछ ने स्ट्रेटेजिक और कुछ ने फाइनेंशियल जो खरीदारी है उसके लिए इंटरेस्ट पेश किए हैं। ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। 26 मार्च को जब ये खबर आई तो जल के शेयर यानी कि जेपी एसोसिएट्स के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग हुई ₹3.47 के स्तर पर। इस हफ्ते संवर्धन मदरसन के शेयर में गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी खरीदारी की है। गोल्डमैन सैक्स ने 25 मार्च को 87 करोड़ रुपए की रकम में इस कंपनी के 85 लाख शेयरों की खरीदारी की है। ₹132.70 के औसत भाव पर गोल्डमैन सैक्स की ओर से इस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं। जब ये खबर आई तो 26 मार्च को संवर्धन मदरसन के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ ₹135 पर कारोबार का अंत देखने को मिला।
अगली खबर एचएएल को लेकर है, जिसे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इंजन्स की सप्लाई शुरू हो चुकी है। दरअसल इस कंपनी को जीई एरोस्पेस से तेजस के लिए पहला इंजन मिल चुका है। इस हफ्ते ये खबर आई। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA Mk-1A फाइटर जेट के लिए ये कंपनी को इंजन मिलता हुआ दिखा है। और इनफैक्ट टोटल ऐसे 99 इंजन हैं जिसके लिए इस कंपनी ने ऑर्डर दिया था, और ये ऑर्डर दिया गया था 2021 में। 5,400 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर था, जो कि अब जिसकी सप्लाई कंपनी को मिलना शुरू हो चुकी है। 26 मार्च को एचएएल के शेयर में 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 3% ऊपर 4,135 रुपये 70 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 28 मार्च को खबर थी कि LCA Mk-1 FOC के कॉन्ट्रैक्ट में इस कंपनी ने रिवीजन किया है। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू पहले 5,989 करोड़ रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 6,542 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 28 मार्च को एचएएल के शेयर में करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते सीमेंस इंडिया को लेकर एक अच्छी खबर आई। इस कंपनी को एनसीएलटी से बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इस कंपनी को एनसीएलटी से डीमर्जर के लिए मंजूरी मिली है, और इस कंपनी का जो एनर्जी बिजनेस है उसके डीमर्जर के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इस कंपनी का नाम है सीमेंस एनर्जी इंडिया, जिसकी अलग से स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी की जाएगी। शेयरधारकों को अपने सीमेंस इंडिया के एक शेयर के बदले में एनर्जी बिजनेस का एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा। ये मामला इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो 2020 में जो उनकी पेरेंट कंपनी ने अपना एनर्जी बिजनेस डीमर्ज किया था, उसी की तर्ज पर किया जा रहा है। 26 मार्च को जब ये खबर आई तो सीमेंस इंडिया का शेयर करीब 6.25% की मजबूती के साथ 5,409 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा के शेयर में इस हफ्ते एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 27 मार्च को 90 लाख शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। इनफैक्ट उस दिन खबर थी कि केकेआर की ओर से इस कंपनी की 10.2% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। 27 मार्च को जेबी केमिकल के शेयर में 7% तक की गिरावट देखने को मिली, और 6% से ज़्यादा गिरकर स्टॉक में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 27 मार्च की शाम को आए आंकड़े बताते हैं कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 1625 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इस कंपनी के 12,30,000 शेयर खरीदे हैं। जब ये खबर आई तो 28 मार्च को जेबी केमिकल के शेयर में 1% से ज़्यादा की रिकवरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते मैक फाइनेंशियल के शेयर में भी एक ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में हमने अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिखी। 27 मार्च को इस कंपनी के 51,16,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 569 करोड़ रुपए की रकम में ये बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। मैक्स वेंचर्स की इस कंपनी में 1.59% हिस्सा बेचने की खबरें थी। 27 मार्च को शेयर में 3% तक का उछाल देखने को मिला, और शेयर में 1150 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 27 मार्च की शाम को आए आंकड़े बताते हैं कि मैक्स वेंचर्स ने 1112 रुपये पर इस कंपनी के 55 लाख शेयर बेचे हैं, और ये खरीदारी हुई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की ओर से। इतने ही दाम पर उन्होंने 29,22,000 शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। 28 मार्च को मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में मामूली बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बीएसई का शेयर इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रहा। 27 मार्च को खबर थी कि 30 मार्च को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, और इस बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही ये खबर आई, शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 5% तक ये शेयर उछल गया था, और इनफैक्ट इतनी ही बढ़त लेकर 4,694 रुपये पर कारोबार की जो क्लोजिंग है वो 27 मार्च के दिन देखने को मिली। 28 मार्च को खबर थी कि एनएसई ने एक्सपायरी का दिन बदलने की योजना को अगले नोटिस तक के लिए टाल दिया है। सेबी का कंसल्टेशन पेपर जारी होने की बाद या फिर उसी की वजह से ही ये फैसला लिया गया है। सेबी ने 17 अप्रैल तक स्टेक होल्डर से इस मामले में सुझाव मांगे हैं। 28 मार्च को बीएसई के शेयर में बड़ा उछाल 18% तक का उछाल देखने को मिला, और करीब 15 से 16% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर अशोक लेलैंड को लेकर है, जिसने स्विच यूके को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। स्विच यूके की शेरबर्न यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट ये कंपनी बंद करने जा रही है। यूके और यूरोप में मौजूदगी वाली स्विच यूके का इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारोबार है। शेरबर्न यूनिट का FY24 के टर्नओवर में देखा जाए तो महज 0.6% का योगदान था। 27 मार्च को अशोक लेलैंड के शेयर में करीब 3.25% की गिरावट के साथ 209 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो को इस हफ्ते एक बड़ी डील मिली है, जिसके बाद शेयर में हमने उछाल भी बनता हुआ दिखा। 10 साल के लिए इस कंपनी को 50 करोड़ पाउंड की डील मिलती हुई दिखी है। यूके के फिनिक्स ग्रुप से इस कंपनी को यह डील मिली है, जिसके बाद शेयर में हमने उछाल देखा। 27 मार्च को विप्रो के शेयर में 2.25% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग 272 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 28 मार्च से जोमैटो के साथ साथ जियो फाइनेंशियल, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों शेयरों की निफ्टी में
एंट्री हो चुकी है। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंस लिमिटेड यानी JFL में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस कंपनी की ओर से अपने बिजनेस ऑपरेशंस की फंडिंग के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये खबर आई दोनों तो 28 मार्च को जियो फाइनेंशियल के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर यानी कि GIPCL ने शेयर अलॉटमेंट की घोषणा की है। अपनी 2 ग्रुप कंपनीज गुजरात एल्कलीस और GSFC को इस कंपनी की ओर से 227 रुपये प्रति शेयर के दाम पर शेयर जारी किए जाएंगे। 39,64,000 शेयरों का इस कंपनी की ओर से इन दोनों कंपनियों को अलॉटमेंट किया जाएगा। 28 मार्च को यह खबर आई और उस दिन GIPCL के शेयर में हल्की बढ़त के साथ हमने देखा कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। रेमंड लिमिटेड को NCLT से हरी झंडी मिलती हुई दिखी है और इनका जो रियल एस्टेट कारोबार है उसके डीमर्जर को लेकर NCLT से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। रियल एस्टेट कारोबार रेमंड रियल्टी में ट्रांसफर करने की इस कंपनी की मंशा थी, जिसको NCLT ने हरी झंडी दिखा दी है। अप्रूवल आने के बाद 28 मार्च को रेमंड लिमिटेड के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की क्षमता बढ़कर अब करीब 184 MTPA पर पहुंच गई है। दरअसल इस कंपनी ने मध्य प्रदेश में 3.35 MTPA की क्लिंकर क्षमता शुरू की है। इसके अलावा धुले महाराष्ट्र में 1.2 MTPA की ग्राइंडिंग क्षमता भी शुरू की गई है और तीसरी क्षमता शुरू की गई है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 0.6 MTPA की ग्राइंडिंग क्षमता वहां पर भी शुरू की गई है। इस तरह इस कंपनी की ग्रे सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो बढ़कर 183.36 MTPA पर पहुंच गई है। 28 मार्च को जब ये खबर आई तो अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर NACL इंडस्ट्रीज को लेकर है, जिसके ओपन ऑफर की डेट सामने आ चुकी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल की ओर से इस कंपनी के लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा, जो कि 13 मई को खुलेगा और 26 मई तक खुला रहेगा। 76 रुपये 70 पैसे के भाव पर 5.24 करोड़ यानी कि करीब 5.25 करोड़ शेयरों को खरीदने के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल की ओर से ये ओपन ऑफर लॉन्च किया जाएगा। 28 मार्च को ये खबर आई और उस दिन NACL इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस हफ्ते रोजमर्रा डिजिटल के साथ अपना जो विवाद है वो सुलझा लिया। साथ ही खबर ये भी थी कि इस कंपनी ने भारत में S1 Gen 3 स्कूटर्स की बिक्री शुरू कर दी है। इसके अलावा खबर ये भी थी कि MHEI ने ARAI से इस कंपनी के बयान की जांच करने के लिए कहा है। फरवरी की बिक्री और रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर इस कंपनी ने बयान दिया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इस बयान की जांच करने के लिए कहा है। 24 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 58 रुपये 43 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 0.25% नीचे 55 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 25 मार्च को खबर थी कि रोजमर्रा डिजिटल के साथ इस कंपनी ने बकाया रकम से जुड़ा हुआ विवाद सुलझा लिया है और उसके बाद रोजमर्रा ने इस कंपनी के खिलाफ जो दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी अर्जी दी थी उसको वापस ले लिया है। 25 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 57 रुपये 73 पैसे का हाई बनाया, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 3.5% नीचे 53 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते GMR एयरपोर्ट्स को CCI से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल CCI ने एक NGO की ओर से लगाए गए इस कंपनी के ऊपर जो आरोप थे उनको खारिज कर दिया गया है। एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए आरोप थे जिनको खारिज कर दिया गया है। दरअसल इस NGO का कहना था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देते समय इस कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है और इस आरोप को अब खारिज कर दिया गया है। 24 मार्च को GMR एयरपोर्ट्स के शेयर में 2% तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार का अंत करीब 0.5% ऊपर 77 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिला। सरकारी कंपनी NMDC के सभी प्रोजेक्ट्स में दोबारा कामकाज शुरू हो गया है, सामान्य हो गया है। दरअसल इस कंपनी की जो यूनियंस का विरोध प्रदर्शन है और जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है, जिसके बाद कामकाज सामान्य होता हुआ दिखा है। 6 मार्च से कंपनी की ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर थी। वेज सेटलमेंट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको अब पूरी तरह से सेटल कर दिया गया है। 20 मार्च से सभी प्रोजेक्ट्स पर कामकाज सामान्य होता हुआ दिखा है, ऐसा इस कंपनी ने घोषणा की है। जिसके बाद 24 मार्च को जब बाजार खुला तो NMDC के शेयर में 67 रुपये 67 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 3.25% की बढ़त के साथ 69 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
इंडसइंड बैंक इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि आरबीआई के बाद सेबी की जांच के घेरे में भी ये बैंक आता हुआ दिखा है। साथ ही खबर ये भी थी कि इस बैंक को 30.15 करोड़ रुपए का जीएसटी पेनल्टी का ऑर्डर मिला है। हालांकि इस बैंक ने ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल करने के ऊपर विचार किया है। 25 मार्च को इंडसइंड बैंक के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 635 रुपए 15 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 27 मार्च को खबर थी कि आरबीआई के बाद सेबी की जांच के घेरे में भी ये बैंक आता हुआ दिखा है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जांच शुरू कर दी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें थी। सीनियर अधिकारियों की ओर से संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई यह जांच है, जिसमें सेबी ने 5 सीनियर अधिकारियों के सौदे की इस बैंक से जानकारी मांगी है। 27 मार्च को यह खबर आई थी और उस दिन इंडसइंड बैंक के शेयर में 640 रुपए 50 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 3.25% ऊपर 673 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते ब्रिटानिया के गुजरात प्लांट में हड़ताल की खबरें निकल के सामने आई। गुजरात के जगाड़िया प्लांट में हड़ताल से इस कंपनी का जो कामकाज है उसके ऊपर आंशिक असर पड़ता हुआ दिखा है। मामले को सुलझाने के लिए वर्कर्स के साथ इस कंपनी की लगातार बातचीत चल रही है, ऐसा इस कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आया। कंपनी ने यह भी कहा कि इस हड़ताल के असर का अभी आंकलन जारी है। मौजूद रिसोर्सेज जो हैं उसके जरिए मांग को पूरा करने के ऊपर इस कंपनी का फोकस है। 25 मार्च को जब ये खबर आई तो ब्रिटानिया के शेयर में 4,738 रुपए 60 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1% ऊपर 4,844 रुपए 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इस हफ्ते स्टार हेल्थ का शेयर भी फोकस में था और 25 मार्च को इस शेयर ने अपना 52 वीक लो भी टच किया। दरअसल खबर ये थी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी हुई कुछ गड़बड़ियां, कुछ लैप्सेस की जांच इस कंपनी के खिलाफ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साइबर अटैक में 3.1 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों का डाटा एक्सपोज होने के बाद से ये कंपनी जांच के घेरे में है। 25 मार्च को शेयर ने अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 26 मार्च को खबर थी कि इरडा की टिप्पणियां अटकलें हैं और प्रेरित हैं। इनफैक्ट इस कंपनी ने कहा कि ये जो इरडा की टिप्पणियां हुई हैं वो पहली बात तो स्पेकुलेटिव है और दूसरा मोटिवेटेड हैं। इसका असर भी शेयर पर देखने को मिला। 26 मार्च को कमज़ोर बाजार में भी शेयर में हमने रिकवरी देखी और करीब 1% की बढ़त लेकर ये शेयर 350 रुपये 30 पैसे पर जाकर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 340 रुपये 5 पैसे तक भी फिसल गया था। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी मारुति सुजुकी को लेकर इस हफ्ते दो खबरें थी और पहली खबर ये थी कि वित्त वर्ष 2022 के लिए इस कंपनी का जो ड्राफ्ट टैक्स असेसमेंट है उससे जुड़ा हुआ एक ऑर्डर मिला है। 2,966 करोड़ रुपए का जो टैक्स है उससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है कंपनी का वो स्वीकार नहीं किया गया है। जब जो खबर आई तो 26 मार्च को मारुति सुजुकी के शेयर में 1% नीचे 11,745 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 27 मार्च को खबर थी कि सुनील कक्कड़ बोर्ड में पहले भारतीय होल टाइम डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय कर्मचारी को मारुति के बोर्ड में शामिल किया गया है। 28 मार्च को मारुति सुजुकी का शेयर में करीब 2.25% की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने एक बड़ा विवाद सुलझा लिया है। इस कंपनी ने एक काउटाउन इन्फोटेक सर्विसेज नाम की कंपनी है जिसके साथ आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ मामला सुलझा लिया है। इन दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से यानी कि एमिकेबली ये मामला सुलझा लिया है। 27 मार्च को जब ये खबर आई तो मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में 1190 रुपये का लो लगाने के बाद 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1246 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 1255 रुपये के डे हाई के बेहद करीब था। सरकारी बैंक ऑफ इंडिया ने रोल्टा इंडिया के खाते को एनपीए या तो फिर फ्रॉड घोषित कर दिया है। ये मामला पहले से ही एनपीए घोषित कर दिया गया था और अब इस खाते को फ्रॉड भी घोषित कर दिया गया है बैंक की ओर से। रोल्टा इंडिया का इस बैंक के ऊपर 616.30 करोड़ रुपए का बकाया है जिसको एनपीए घोषित कर दिया गया था और अब इसे फ्रॉड का दर्जा दे दिया गया है। 27 मार्च को बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 0.3% की बढ़त के साथ डे हाई के करीब जाकर 108 रुपये 30 पैसे पर रोल्टा इंडिया के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ डे लो पर 2 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। एक्सिस एएमसी ने सेबी के साथ एक बड़ा मामला है उसे सेटल कर लिया है। दरअसल इस कंपनी की जो म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है एक्सिस एएमसी और इसके जो पूर्व सीईओ निगम और अन्य ने सेबी के साथ ये मामला सेटल किया है, समझौता कर लिया है। म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसको लेकर सेटलमेंट किया गया है। आपको मामला बताएं तो मई 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग स्कैंडल का मामला सामने आया था। 2 फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग स्कैंडल का आरोप लगा था और फंड हाउस ने अपने दोनों फंड मैनेजर्स को सस्पेंड भी कर दिया था। दोनों में से एक थे मुख्य डीलर
वीरेश जोशी, जिनके घर पर आईटी की रेड भी पड़ती हुई दिखी थी और फंड हाउस ने 7 स्कीम के फंड मैनेजर्स को बदल दिया था। दोनों फंड मैनेजर्स की देखरेख वाले फंड्स में अनियमितताओं की जांच की गई थी, जिसके बाद सेबी ने 21 लोगों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी थी। जब यह खबर आई तो 26 मार्च को एक्सिस बैंक के शेयर में 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 1094 रुपए पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बैंगलोर बेस्ड क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो आईपीओ लाने से पहले सेकेंडरी सेल की तैयारी में है। सेकेंडरी सेल के जरिए इस कंपनी की $25 करोड़ जुटाने की योजना, ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इस हफ्ते खबर निकल के सामने आई। निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये शेयर सेल हो सकती है। 2026 में इस कंपनियों की आईपीओ लाने की योजना है और उससे पहले ये सेकेंडरी शेयर सेल हो सकती है। $5 अरब के वैल्यूएशन पर यह सेकेंडरी शेयर सेल हो सकती है और ये वही वैल्यूएशन है जो कि नवंबर 2024 का जो पिछला फंडिंग राउंड था उसमें जो वैल्यूएशन मांगे गए थे, उसी वैल्यूएशन के तर्ज पर यह सेकेंडरी शेयर सेल हो सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और ऐसी ही काम की खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।